नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और आज का टॉपिक है पोषण एवं पाचन। जी हाँ, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, जिसमें हम भोज्य पदार्थों में उपस्थित पोषक तत्वों एवं पाचन तंत्र का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पोषण एवं पाचन, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। सबसे पहले बात करें पोषण की, तो पोषण हमें उन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है जो हमारी दैनिक क्रियाकलापों के लिए हमें ऊर्जा तो प्रदान करते ही हैं और साथ ही साथ हमारे शरीर के समुचित विकास एवं उसकी वृद्धि में अपना योगदान देते हैं। तो पोषण हमें भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। भोज्य पदार्थ, इन भोज्य पदार्थों में कई पोषक तत्व संग्रहित होते हैं। इन्हें इंग्लिश में न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज तत्व, जिन्हें इंग्लिश में मिनरल्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। दैनिक क्रियाकलापों के लिए ये हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिनमें वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2.5 गुनी अधिक ऊर्जा रखती है। परंतु भोजन के लिए प्रमुख रूप से प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ कार्बोहाइड्रेट को माना जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स आसानी से पच जाते हैं और हमें पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करते हैं। आप कहेंगे, यदि वसा में कार्बोहाइड्रेट से 2.5 गुनी अधिक ऊर्जा होती है तो क्यों ना हम वसा को खाकर ऊर्जा प्राप्त करें और वसा को ही भोजन का मुख्य पदार्थ माना जाए। ऐसा नहीं है मित्रों, क्योंकि वसा के अणु बहुत सघन होते हैं और वसा को पचाना इतना सरल नहीं होता। वसा को पचाना जटिल होता है, कठिन होता है। इसलिए वसा के अधिक सेवन से हमारा पेट भी खराब हो सकता है और फिर सरल आवर्त गति, जैसा कि आप जानते हैं, आना जाना लगा रहेगा। इससे अच्छा है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो सरलता से पच जाते हैं और इन्हें अधिक खाने से भी कोई नुकसान या हानि नहीं होती, उन्हें ही हम मुख्य पदार्थ के रूप में, मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करें। इसके बाद आते हैं प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। ये पदार्थ हमें दालों से या मांस से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन्स का प्रमुख कार्य हमारे शरीर में क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करना और मांसपेशियों का निर्माण करना होता है। आगे आते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स ये हमारे शरीर के लिए वृद्धि कारक तत्व कहे जाते हैं। वृद्धि कारक तत्व होते हैं और इनकी कमी से हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। अतः हमारे शरीर की समुचित वृद्धि के लिए विटामिन्स का भोजन में होना अति आवश्यक है। और 5वें नंबर पर आते हैं खनिज तत्व या मिनरल्स। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं का सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं और हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। ये भी हमें जल से और भोजन से प्राप्त होते हैं। परंतु इन सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करने के लिए हमें भोजन करना पड़ता है और सिर्फ भोजन करना ही नहीं, उसे पचाना भी पड़ता है। तो जटिल भोज्य पदार्थों को
पचाकर या उन्हें सरल अणुओं में बदलकर ग्रहण करने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। अर्थात जो जटिल भोज्य पदार्थ होते हैं उनका सरलीकरण करने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। और पाचन हमारे शरीर के 3 प्रमुख अंगों में होता है। पहला मुख में पाचन, दूसरा आमाशय में पाचन, आमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं, और तीसरा आंतों में पाचन, आंतों को इंग्लिश में इंटेस्टाइन्स कहा जाता है। पाचन के बाद इन भोज्य पदार्थों से जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं उन पोषक तत्वों को हमारी छोटी आंत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और उन्हें रक्त में मिला दिया जाता है। जब ये खून में मिल जाते हैं तो खून इन्हें परिसंचरण तंत्र के माध्यम से परिवहन करके एक अंग से दूसरे अंग तक, एक कोशिका से दूसरे कोशिका तक पहुंचा देता है और इस प्रकार कोशिकाएं इन पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं और अपने जीव द्रव्य में मिला लेती हैं। यह क्रिया स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण मतलब स्व माने अपना, अंगीकरण मतलब अंग बना लेना। जब कोशिका पोषक तत्वों को अपने जीव द्रव्य में मिलाकर अपना अंग बना लेती हैं तो इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। और अंत में जो बचा कुचा भोज्य पदार्थ बचता है, जो शेष व्यर्थ का भोज्य पदार्थ बचता है, उसे समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसे बहिक्षेपण कहते हैं। बहिक्षेपण इंग्लिश में एक्सक्रीशन भी कहते हैं, उत्सर्जन भी कहते हैं, जिससे हम मल का या शेष बचे हुए अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो मित्रों, पाचन के ये 5 चरण होते हैं। पाचन इन 5 चरणों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है। पहला अंतर्ग्रहण मतलब इंजेशन, इसका मतलब होता है भोजन को मुख के अंदर लेना। दूसरा पाचन अर्थात उसे विभिन्न अंगों में पचाया जाना। तीसरा अवशोषण अर्थात भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को आंतों द्वारा अवशोषित करके खून में मिला दिया जाना। चौथा स्वांगीकरण अर्थात कोशिकाओं द्वारा पोषक तत्व खून से लेकर अपने जीव द्रव्य में मिला लेना। और पांचवा बहिक्षेपण, शेष बचे हुए अपचित भोज्य पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाना। तो आइए अब नजर डालते हैं पोषक तत्वों पर, जिनमें सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का अणुसूत्र CnH2nOn होता है। अर्थात कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 में मिलने पर होता है। उदाहरण के रूप में हम ग्लूकोज को लें तो ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र है वो है C6H12O6। अगर हम इसे काटें तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो 1:2:1 ही आता है। अतः ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहते हैं, अंगूर की शुगर भी कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम डेक्सट्रोज शुगर भी है। आपने देखा होगा अस्पतालों में जो ग्लूकोज की बोतल लोगों को चढ़ाई जाती है, यदि उसे पढ़ें तो उस पर डेक्सट्रोज छपा रहता है। आगे देखें, कार्बोहाइड्रेट्स का कैलोरी वैल्यू अर्थात इनका ऊर्जा मान
4.5 कैलोरी प्रति ग्राम होता है। अर्थात 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में हमें 4.5 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट्स के अणुओं के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध पाए जाते हैं। ग्लाइकोसिडिक बंध किस प्रकार से इनके अणुओं को जोड़े रखते हैं, आइए देखते हैं। आइए अब कार्बोहाइड्रेट्स को विस्तार से समझते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि हमने बताया 3 प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड्स, ऑलिगोसैकेराइड्स या इन्हीं को डाइसैकेराइड्स भी कहते हैं, और पॉलीसैकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है एक अणु, अर्थात एक अणु से बनने वाले सैकेराइड्स, तो इन्हें मोनोसैकेराइड्स कहा जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज जो होता है ये सबसे सरल प्रकार की शर्करा मानी जाती है, अर्थात संसार में पाई जाने वाली सरलतम शर्करा अगर हम कहें तो वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज को अंगूर की शर्करा भी कहते हैं और इसका एक अन्य नाम डेक्सट्रोज शुगर भी होता है। इसे पचाने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि इसे सीधे खून में मिला दिया जाता है और ये खून में सीधे मिलकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। आपने एडवर्टाइज देखा होगा जिसमें कहता है कि तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा। हाँ, तो ये वही ग्लूकोज है। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज को फलों की शर्करा भी कहा जाता है। ये फ्रूट शुगर है, फलों की शर्करा। और इसी के साथ साथ इसे सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा का दर्जा भी मिला हुआ है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा। और इसकी उपस्थिति फलों के अतिरिक्त शहद में भी होती है। मधुमक्खियों द्वारा फूलों का रस एकत्रित करके अपने मुंह में उपस्थित जो लार होती है उसमें एक इनवर्टेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। इस इनवर्टेज एंजाइम से जब फूलों के रस को मिलाया जाता है तो फ्रक्टोज का मतलब शहद का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से मधुमक्खियां फूलों का रस और अपनी लार में उपस्थित इनवर्टेज नामक एंजाइम को आपस में मिलाकर शहद का निर्माण करती हैं। तीसरा पॉइंट, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ग्लूकोज की तुलना में कुछ कम मीठी शर्करा होती है, परंतु इसकी उपस्थिति जैसे ताजा पनीर, ताजा दही, गुड़ आदि खाने पर मीठे लगते हैं। तो ताजा पनीर, खोआ, दही, गुड़ आदि खाने पर जो हमें मिठास का अनुभव होता है वो गैलेक्टोज के कारण ही होती है। आइए दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ बढ़ते हैं। इन्हें ऑलिगोसैकेराइड्स कहा जाता है, जिनका अन्य नाम है डाइसैकेराइड्स। डाई का मतलब होता है 2 अणु, अर्थात ऐसी शर्करा जो कार्बोहाइड्रेट के 2 अणुओं से मिलकर बनी होती है। जैसे कि पहली माल्टोज। माल्टोज पेड़ पौधों का भोजन कहा जाता है, मतलब पेड़ पौधों में संचित भोजन का प्रकार होता है। पेड़ पौधों में जो भोजन संचित होता है वो माल्टोज के रूप में होता है। माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज के 2 अणुओं के मिलने से होता है। माल्टोज
को गेहूं और जौ की शर्करा भी कहते हैं। ये पेड़ पौधों में जैसे आलू, शकरकंद, चावल, रोटी आदि में ये मंड के रूप में पाया जाता है, मंड या स्टार्च के रूप में पाया जाता है, जिसे हमारी लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में बदल दिया जाता है और ये एक मीठी शर्करा होती है। इसीलिए अधिक देर तक चबाने से रोटी और चावल या अन्य पदार्थ जो स्टार्च रखते हैं वो मीठे लगने लगते हैं। दूसरा पॉइंट सुक्रोज होता है। सुक्रोज को गन्ने की शर्करा कहा जाता है, अर्थात ये गन्ने के रस में उपस्थित शर्करा होती है। इसका निर्माण ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु के मिलने से होता है। तीसरी शर्करा है लैक्टोज। इसे दूध की शर्करा भी कहते हैं। ये दूध में उपस्थित होती है और इसका निर्माण एक अणु ग्लूकोज और एक अणु गैलेक्टोज के मिलने से होता है। लैक्टोज एक ऐसी शर्करा है जो शरीर की मांसपेशियों में यदि इसका जमाव अधिक हो जाए तो हमारी मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं। यही कारण है कि हम यदि एक ही प्रकार की एक्सरसाइज देर तक करें तो हमारी उन मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है और हम थक जाते हैं। थकान दूर करने के लिए पानी पीकर कुछ देर आराम कर लेना चाहिए, जिससे रक्त के परिसंचरण के फलस्वरूप लैक्टोज का जमाव हट जाता है और हमारी मांसपेशियां पुनः कार्य करने के लिए सक्षम हो जाती हैं। लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली ऐसी शर्करा है जिसके किण्वन के फलस्वरूप अर्थात जिसके विखंडन के फलस्वरूप दही और पनीर जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं। लैक्टोज को यदि लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा विखंडित कर दिया जाए या किण्वित कर दिया जाए तो दूध दही में परिवर्तित हो जाता है, और यदि लैक्टोज को स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक बैक्टीरिया द्वारा किण्वित या विखंडित कर दिया जाए तो दूध से पनीर बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं मित्रों, पॉलीसैकेराइड्स अर्थात बहुत से अणुओं से मिलकर बनने वाली शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। इसके अंतर्गत ग्लाइकोजन, काइटिन और सेलुलोज आते हैं। ग्लाइकोजन अर्थात जब हम ग्लूकोज का सेवन करते हैं तो ग्लूकोज को जितनी आवश्यकता होती है उतना शरीर द्वारा उपयोग कर लिया जाता है, परंतु आवश्यकता से अधिक मात्रा में हमारे शरीर में जब ग्लूकोज आता है तो लीवर द्वारा उसे ग्लाइकोजन में बदलकर एकत्रित कर लिया जाता है और ये स्टोर ग्लाइकोजन जंतु कार्बोहाइड्रेट कहलाता है, अर्थात जंतुओं में यह संचित होता है भोज्य पदार्थ के रूप में, अतः इसे जंतु कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जब हम भोजन नहीं करते तो आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को लीवर द्वारा पुनः ग्लूकोज में बदलकर शरीर को उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि हमें भोजन न मिलने पर ऊर्जा प्राप्त हो सके। लगभग 12 घंटे तक लीवर हमें ग्लाइकोजन के माध्यम से ऊर्जा उपलब्ध करा सकता है। अगला पॉलीसैकेराइड है काइटिन। काइटिन एक ऐसा पदार्थ है जो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं
अर्थात जितने भी कीड़े मकोड़े हम अपने घर में देखते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर, कॉकरोच आदि, ये सब आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। और आर्थ्रोपोडा संघ को कीटों का सबसे बड़ा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ को सबसे बड़ा संघ माना जाता है, क्योंकि कीटों की संख्या भी सबसे अधिक होती है। तो काइटिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिससे कीटों के बाह्य कंकाल या शरीर का निर्माण होता है। आगे देखें तो सेलुलोज को हम पाते हैं। सेलुलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो संसार में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अर्थात सेलुलोज संसार में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट होता है। जैसे कपास अर्थात रुई, जिससे हमारी कॉपियां बनती हैं, वो कागज, पेड़ों की छाल, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, घास, झाड़ियां आदि की पत्तियां, जूट, सन आदि, ये सब सेलुलोज के ही उदाहरण हैं। पहले मनुष्य द्वारा सेलुलोज को आसानी से खाकर पचाया जा सकता था, क्योंकि मनुष्य की बड़ी आंत का एक भाग, जिसे सीकम कहते हैं, इसमें एक छोटे से पार्ट को अपेंडिक्स कहा जाता है। और अपेंडिक्स में पहले सेलुलोज का पाचन आसानी से हो जाता था। अर्थात जब मनुष्य आदि मानव था और फलों के छिलके, पेड़ों की छाल और पत्तियां आदि खाकर अपना जीवन यापन करता था, तो उससे प्राप्त सेलुलोज का पाचन उस आदि मानव के अपेंडिक्स में हो जाता था। परंतु बहुत समय तक पका हुआ भोजन खाने के कारण, लगातार पका हुआ भोजन खाने के कारण अपेंडिक्स की कार्य क्षमता धीरे धीरे कम होती चली गई और अपेंडिक्स सिकुड़कर एक अवशेषी अंग अर्थात वेस्टिजियल ऑर्गन या रेजिडुअल ऑर्गन के तौर पर ही बचा हुआ है। यह कोई कार्य नहीं कर सकता, अर्थात यह मात्र एक अवशेषी अंग है। तो सेलुलोज का पाचन अब हमारे शरीर में नहीं होता। मित्रों, आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसी कौन सी मछली है जो केवल और केवल सेलुलोज का ही भक्षण करती है, अर्थात सेलुलोज को ही भोजन के। तो इसका उत्तर है रजत मीन अर्थात सिल्वर फिश। मित्रों, वास्तव में ये कोई फिश या मछली नहीं होती, ये आर्थ्रोपोडा संघ का ही एक कीट है जो चांदी की तरह चमकीला होता है और इसका भोजन कागज, पुरानी रद्दी और सूती कपड़े होते हैं। यह पुरानी रद्दी के बीच में पाया जाता है। जब आप घर की सफाई करते होंगे तो पुरानी रद्दी निकालते समय, कागज या कॉपी किताबें साफ करते समय उनके बीच से चांदी की तरह चमकीला मछली जैसा एक कीड़ा तेजी से निकलकर भागता होगा, उसे ही रजत मीन या सिल्वर फिश कहते हैं। यह आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है जिसका प्रमुख भोजन सेलुलोज होता है, अर्थात कागज, कॉपी किताबें और सूती कपड़े। ये इन सभी को ही अपना भोजन बनाता है। मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले पोषक तत्वों के साथ और पाचन की क्रिया को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार।